हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंडेड ल्यूविल्स थ्योरम। ल्यूविल्स थ्योरम हमने पढ़ ली है। ल्यूविल्स थ्योरम हमें किसी फंक्शन के ऊपर कंडीशन अप्लाई करती है, वो एंटायर प्लस बाउंडेड हो तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसी का एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंडेड हमने किया है ल्यूविल्स थ्योरम को। हमसे ने मतलब हमारे जो मैथमेटिशियंस में उन्होंने किया। एक्सटेंडेड ल्यूविल्स थ्योरम है इसका नाम दिया है। इसमें क्या है, वहाँ पे हम सिर्फ कांस्टेंट पे आके स्टक हो रहे थे कि सिर्फ कांस्टेंट के बारे में ही बता पा रहे थे। इसमें हम एक पॉलिनोमियल तक जाएंगे कि क्या कुछ कंडीशंस, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे वहाँ पे बाउंडेडनेस की थी एफ जेड के ऊपर, एक वही एक नई कंडीशन, उसी कुछ तरह हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और हम बता पाएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल होगा और कितने डिग्री तक का पॉलिनोमियल होगा। ये हमें बताएगी हमारी एक्सटेंडेड ल्यूविल्स थ्योरम। इस थ्योरम का यूज हमें एफ जेड को पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करने में काम आएगा। हम फाइंड कर पाएंगे कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री, कितनी घात का पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो ये हमें ये थ्योरम बताएगी। तो इस थ्योरम को पहले आप लिख लीजिए, फिर इसके प्रूफ के साथ, प्रूफ थोड़ा समझने से क्या होगा कि हम एक तो ये भी देखेंगे कि ल्यूविल्स थ्योरम भी उसमें प्रूफ हो रही है कि ल्यूविल्स थ्योरम किस तरह से, हाँ भाई, उसी से एक्सटेंड होके आई है या इसका एक स्पेशल केस हो गई हमारी ल्यूविल्स थ्योरम। दूसरा, इसके प्रूफ करने से कोई डाउट नहीं रह जाएगा हमारे मन में कि सच में ऐसा है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने एक्सटेंडेड ल्यूविल्स थ्योरम नहीं पढ़ी होती है। ल्यूविल्स थ्योरम का नाम पढ़ा होता है लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं विदाउट प्रूफ। तो एक बार इसका प्रूफ देख लेंगे और कैसे होता है, कितने ऑर्डर तक, कितने डिग्री तक का पॉलिनोमियल हमें कितने मिलता है, वो हम देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए वही है, सबसे पहले एंटायर फंक्शन है हमारे पास एफ बी ए एंटायर फंक्शन, लेट एफ बी ए एंटायर फंक्शन सच दैट वहां पे तो क्या था कि मोड एफ जेड लेस देन था किसी नंबर m से। यहाँ पे है मोड एफ जेड लेस देन a प्लस बी मोड जेड रेज टू पावर k। वहां पे तो सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पे ये वाली टर्म एक एक्स्ट्रा आई है। इस तरह से हमारा ये फंक्शन है वो इस तरह से है, जहाँ पे आप देख ही सकते हैं a और b तो क्या है, कोई इंटीजर्स हैं, या हम कह सकते इंटीजर्स की जरूरत नहीं, पॉजिटिव नंबर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है a और b और k भी। यहाँ क्या है, a कोमा b तो ग्रेटर देन 0 है एंड जो हमारा k है वो r बिलोंग कर रहा है हमारा r प्लस में, यानी ये हमारा 0 भी हो सकता है। इसकी बात करें तो ये हमारा 0 भी हो सकता है, इस तरह हम लिख सकते हैं कि हमारा 0 हो सकता है। a और b को हम 0 नहीं ले रहे हैं, यदि 0 ले भी लेते हैं तो क्या होगा, पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लग जाएगा, क्योंकि इसका मोड 0 से लेस देन इक्वल टू है और मोड है तो मोड 0 आ जाएगा और फिर 0 फंक्शन ही होने वाला है। इसलिए हम 0 को अवॉइड करते हुए, यानी कि 0 फंक्शन को अवॉइड करते हुए मानते हैं a और b पॉजिटिव है एंड k है वो हमारा r प्लस से आ रहा है, यानी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो फॉर सफिशिएंट लार्ज नंबर, फॉर सफिशिएंट लार्ज k और सफिशिएंट लार्ज मोड जेड। अब जो हमारा ये मोड जेड है, ये जो मोड जेड है, इसकी वैल्यू हम कितनी भी बड़ी ले आए, यानी कि हम जितना चाहे उतना हम इसे मोड जेड को बढ़ा लें, फॉर सफिशिएंट लार्ज मोड जेड, देन देयर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, देन
there exists a polynomial of degree at most ग्रेटेस्ट इंटीजर के, क्योंकि इंटीजर में ही होगा, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 2 इस तरह से होगी और के हमारा हो सकता है कोई भी रियल नंबर, तो इस तरह से, यानी कि जेड मोड जेड की वैल्यू हम कितनी भी बड़ी ले जाए तो जो हमारा एफ जेड है, या देयर एग्जिस्ट का मतलब हो गया, फिर एफ जेड को ही बोले देयर एग्जिस्ट, वो एफ ही होगा, एफ जेड इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट के। होगा कैसे, देखिए जब हमारे पास केवल ए था, ये वाला पार्ट नहीं था, तो हम इसे कांस्टेंट ले जा रहे थे, ये पार्ट है, इसके कारण हम कह रहे हैं जो हमारा एफ है, हमारा एफ फंक्शन है, उसकी वो एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री एट मोस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। इसकी वैल्यू आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, शॉर्ट्स या वीडियो में है। कोई भी इंटीजर पुट करे 1 तो इसकी वैल्यू 1 आती है, यदि 2 पुट करें तो वैल्यू 2 आती है, यानी कोई भी हम इंटीजर पुट करते हैं तो वैल्यू इंटीजर आ जाती है। ठीक है, यदि मैं 2.5 पुट करूं तो वैल्यू क्या आती है, ये 2, यानी कि जो हमारा नंबर है, यहाँ पे हमने नंबर पुट किया है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये ऐसे होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। और जो माइनस में होता है, यदि ये हमारा माइनस का 2.5 होता तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे होता है -1 -2 -3, -2.5 से छोटा तो इधर होगा ना, तो -3, तो इस तरह, यानी जस्ट छोटा इंटीजर, ये होती है इसकी वैल्यू। तो इस तरह हम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही वैल्यू होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके प्रूफ की तरफ। इसके प्रूफ में हम यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम का। हमने टेलर्स थ्योरम पढ़ ली है, ना लास्ट क्लास में। अब हम यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम का इसमें। टेलर्स थ्योरम के यूज के लिए एफ जेड एंटायर है, तो हम इसे एक पॉइंट के अलोंग ओपन करते हैं, हम जीरो के अलोंग ही, जीरो के रेस्पेक्ट में ही इसे ओपन करते हैं। तो हम बाय टेलर्स थ्योरम वी एक्सपेंड एफ जेड। तो एफ जेड को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जेड बराबर ए नोट प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर, और इस तरह से ये हमारा चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जेड माइनस ए, वो ए के लिए कर रहे थे, जेड माइनस ए लिख रहे थे, यहाँ पे ए की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं। तो इस टाइप से हम बाय टेलर्स थ्योरम इसे एक्सपेंड कर पाते हैं। अब हमने ए एन की वैल्यू लिखी थी, जब हमने ये पढ़ा था, ए एन की वैल्यू कहाँ से लेके आ रहे थे हम, एक तरह से क्वोशिएंट इंटीग्रल फॉर्मूला का ही यूज कर रहे थे उसमें। तो हम क्या लेके आ रहे थे, जो ए एन था हमारा एफ nth डेरिवेटिव एट 0 बाय n फैक्टोरियल, इस टाइप से ही था, आपको ध्यान होगा, इस टाइप से ही था हमारा ए एन की वैल्यू। और ये वैल्यू हमारी थी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड पे पावर जेड माइनस ए की वैल्यू 0, तो यहाँ ए की वैल्यू 0 है, तो हम लिखेंगे जेड पे पावर n+1 dz, और कोई कर्व था गामा। हाँ, तो हमारा ए एन की वैल्यू होती है इस तरह से। ठीक है,
हम इसका मोड लेते हैं, मोड, यानी हम मोड an की वैल्यू निकालते हैं, तो इस पे भी मोड। अब हम फिर इस मोड का यूज करेंगे यहाँ पे, मोड 2 पाई आई 1/2 पाई आयोटा 1/2 पाई आयोटा का मोड 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू है, जो इसमें हम टेलर सीरीज में क्या लेते हैं, एक सर्किल लेके चलते हैं, तो वहां से हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो क्योंकि मोड जेड का 1, और इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू हम लगाएंगे एमएल इनइक्वालिटी से। हम क्या करेंगे, इसे हम लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा सी, जो भी इन सी कर ले रहे थे शायद, या गामा जो भी आप ले रहे हैं, मोड एफ जेड अलग, मोड जेड पे पावर n+1 अलग, मोड डी जेड अपना अलग। एमएल इनइक्वालिटी का यूज इसमें करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे, और मोड एफ जेड की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन है हमारे स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे हम करते हैं लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई, मोड एफ जेड की वैल्यू हो गई a+b मोड z पे पावर k बटे, ये वही r रेडियस का हम यदि सर्किल मान के चलते हैं तो r⁴ n+1, और ये हो गया 2 पाई r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये काम हम पिछले भी प्रूफ्स में करते आए हैं, शायद कॉची इनइक्वालिटी और काफी सारी जगह हमने इसका यूज किया है, बार बार इसे बताया है। एमएल इनइक्वालिटी का यहाँ यूज हुआ है, ये हमें गिवन था और सर्किल माना था, तो सर्किल का हमने मोड जेड से वहां से निकाला, तो अब कुछ कैंसिल होगा, और ये हो गया हमारा a+b मोड z⁴ k बटे r⁴n। ये हो गई हमारी, ये इस तरह से लिख लो, मोड an का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम लेके सबसे पहले यदि हम k को 0 लेके चले, यहाँ देख लीजिए ल्यूविल्स थ्योरम किस तरह है, यदि मैं k बराबर 0 लेके चलूं तो ये वाली टर्म पूरी 0 बचा, a/r⁴n, a/r⁴n ये वाली टर्म बची। हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेके चलेंगे यहाँ पे, तो r कहाँ जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी जब लेके चलेंगे तो ये 1/r⁴n, a/r⁴n ये वाली पूरी टर्म कहाँ जाने लग जाएगी, ये टर्म हमारी 0 पे जाने लग जाएगी, तो सारे मोड an कितने कैसे हो जाएंगे, 0। मोड an की वैल्यू 0 है, जब मोड an की वैल्यू 0 है तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और जब ये सभी an हमारे 0 होने लगे तो इसका मतलब एफ जेड भी हर टर्म 0 है, तो एफ जेड क्या हो गया, 0। तो ये तो है हमारी ल्यूविल्स थ्योरम। और एक्सटेंडेड ल्यूविल्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, k को अब हम नॉन जीरो लेके चलते हैं। k को कैसा लेके चलते हैं, नॉन जीरो। देखो कैसे, अब k हमारा नॉन जीरो है, ऊपर से मैं मिटा देती हूँ ये वाले टर्म समझाने के लिए। अब k को 0 लेने पे तो हमारी ल्यूविल्स थ्योरम हो रही है। अब k है नॉन जीरो, ठीक है, k नॉन जीरो है। अब एक हमारे पास टर्म है n वाली, क्योंकि हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही बात करेंगे। एक है n वाली, एक है k, दो नंबर्स हैं। अब जो k की वैल्यू है वो n से बड़ी हो सकती है, या हम n को लेके चले वही k से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। देखो छोटे, जब n की वैल्यू k से छोटी होगी, n की वैल्यू छोटी होगी तो कुछ ना कुछ तो हमें an की वैल्यू मिल रही होगी। जब n की वैल्यू कम है, k की वैल्यू ज्यादा है, तो ऊपर वाली कुछ ना कुछ टर्म 0 की तरफ तो नहीं जाएगा ना, ये ऊपर वाला टर्म बड़ी होने लगेगी
क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो an के कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यानी जहाँ पे हमारा a रेज टू पावर k आएगा, a की वैल्यू होगी उससे छोटा ये वाली सारी टर्म तो हमें मिलने वाली होगी। लेकिन इसके आगे हम चेक करेंगे तभी तो कह पाएंगे भाई k डिग्री का ही हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। इससे आगे वाली टर्म z रेज टू पावर k तक तो हमने कर दिया, z रेज टू पावर k तक तो हमें an की कुछ वैल्यूज हमें मिल रही हैं यहाँ से। लेकिन z रेज टू पावर k प्लस 1 हुआ तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो, यदि n है, इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन k है, n की वैल्यू ग्रेटर देन k है, तो अब n हमारा बड़ा है तो हम इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं n को, तो हम क्या होंगे? एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब हम n को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, r को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, r हम क्या करते जाते हैं? सर्कल को इतना बड़ा करते हुए जाते हैं कि सारे के सारे उसकी सिंगुलरिटीज वगैरह जो हमें सारे के सारे टर्म्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो कवर करते जाएं। तो हम क्या करेंगे? एज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो हमारी an की वैल्यू है वो 0 आ रही है, an बराबर 0। देखो कैसे, n क्या है? हमारा बड़ा है, किससे? k से। अब जब नीचे वाली नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, ऊपर वाला लिमिटेड है, इससे तो छोटा ही है, क्योंकि मोर डोमिनेटिंग जब n बड़ा हो गया तो मोर डोमिनेटिंग तो नीचे वाली टर्म हुई ना। तो जब नीचे वाली टर्म मोर डोमिनेटिंग है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जल्दी जाएगी, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 की तरफ जाएगी। तो an क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे। an क्या हो जाएंगे? हमारे 0 हो जाएंगे। देखो जो an है हमारा मोड, दोबारा से समझो, हो सकता है बोलने में मुझसे भी कोई गलती हुई हो, दोबारा से इस तरह देखिए। ये हमारी टर्म आई। सबसे पहले तो हम k को 0 लेके चले, k को 0 लेने पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, a अपॉन r रेज टू पावर n बचा, r को इन्फिनिटी की तरफ यानी लार्ज सर्कल करते गए, पूरा का पूरा 0, सारे an, a0, a1, a2 सारे 0। हमारी ल्यूविल्स थ्योरम हुई प्रूफ कि भाई fz हमारा 0 आ गया, या एक कांस्टेंट आ गया, ये सारे एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, 0 फंक्शन बन रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? k को नॉन 0 लेके चलते हैं। अब देखो हमारे पास जो fz है, fz कैसा होगा? fz में यही देखो एक टर्म आएगी, फिर ak z रेज टू पावर k, फिर ak z रेज टू पावर k प्लस 1, और इस तरह से हमारे पास ये fz की वैल्यू आएगी। जब हम ak तक बात कर रहे हैं, ak तक k मान लिया इंटीजर है, इंटीजर नहीं है तो k का ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ ऐसा आएगा, इंटीजर नहीं हुआ तो कोई एक नंबर आएगा। तो मान लिया इंटीजर भी है या इंटीजर नहीं भी है, तो ये वाली जो टर्म है r को हम इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। n से यदि k की वैल्यू छोटी है, k की वैल्यू n से n की वैल्यू k से छोटी है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ऊपर वाले टर्म हमारी बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली टर्म छोटी होगी। जब हम इन्फिनिटी की तरफ भी ले जाएंगे तो हमारी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन जब हम फाइनाइट वे में बात करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी an की, यानी इन सब an की हमें वैल्यू मिलेगी। अब हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें k डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, एटमोस्ट k डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, एटमोस्ट बोला है उसने कि भाई इससे बड़ा नहीं मिल सकता। इससे बड़ा क्यों नहीं मिलेगा? ये प्रूफ करने के लिए हमें आगे वाली टर्म्स, या ak प्लस 1 है, ak प्लस 2 है, ये वाली टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी? 0। यानी कि n की वैल्यू जब हमारे इस n की वैल्यू k से बड़ी हो जाए, n की वैल्यू k से बड़ी हो जाए, अब ये n की वैल्यू बड़ी है, k की छोटी है, तो हम क्या करेंगे? r को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, z भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना? लेकिन हो क्या रहा है?
हो क्या रहा है कि ये वाली पावर बड़ी है, n बड़ा है, तो मोर डोमिनेटिंग नीचे वाली चीज होगी, ये जल्दी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये धीरे जाएगा इससे, तो पूरी टर्म हमारी क्या होगी, जीरो की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि इसकी इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है इन्फिनिटी की तरफ जाने की, तो पूरी टर्म हमारी जीरो की तरफ जाने लगेगी। तो an है जो n ग्रेटर देन k के लिए आ रहे हैं, वो सारे के सारे जीरो होने लगेंगे, ये सारी टर्म्स जीरो होने लगेंगी। तो हमें जो हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा fz जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो सिर्फ इतना ही मिलेगा, a0 प्लस a1z और इस तरह से a के z रेज टू पावर k। हो सकता है कि इंटीजर ना हो तो इसे इंटीजर इतना बना सकते हैं। तो ये है हमारी एक्सटेंडेड ल्यूविस थ्योरम। प्रूफ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग देख पाए कि ल्यूविस थ्योरम भी इसी में प्रूफ हो रही है, बस इसलिए मैंने प्रूफ बताया, बाकी कुछ खास नहीं था प्रूफ में। यूज टेलर्स थ्योरम का हमने यूज किया, फिर हमने कोस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया an वाली वैल्यूज के साथ, ml इनइक्वालिटी लगाई, मोड वाली प्रॉपर्टी लगाई। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट था कि इसमें हमारी ल्यूविस थ्योरम भी छिपी हुई थी। तो स्टेटमेंट तो आप इसका कम से कम ध्यान रखें, एक्सटेंडेड ल्यूविस थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखें। ल्यूविस थ्योरम सभी स्टूडेंट्स को याद रहती है, लेकिन ये वाली एक्सटेंडेड वाली इस स्टेटमेंट से हमें काफी बार पूछा जाता है पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड, तो आप ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए। सी पार्ट में हमारे नेट वाला जो सी पार्ट होता है ना नेट के एग्जाम में, उसमें काफी बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।